जय हिंद। आप लोगों को इस बात का डर तो है ही है कि भैया अलॉटमेंट नहीं मिलता, पर भैया उनसे पूछो जो कोल्ड प्ले की टिकट लेने गए उनको वो भी नहीं मिला। ये दुख कब खत्म होगा रे? कोल्ड प्ले की टिकट भी नहीं मिली, अलॉटमेंट भी नहीं मिलता, गर्लफ्रेंड तो कभी हाँ बोलती ही नहीं है। जोक सवाल। अब हुआ क्या है, एक और आईपीओ आया है, सांस लेता हूं तो निफ्टी नया आई बना देता हूं, इधर से कोई आईपीओ फाइल कर देता है कि भैया हम भी आईपीओ लेकर आ रहे हैं, बुल मार्केट की चीटें अपने ऊपर डाल लेते हैं। डिफ्यूजन इंजीनियर्स करके कंपनी है, देखना पड़ेगा फाइनेंशियल कैसे हैं, बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं या नहीं है, मार्जिन कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात वैल्यूएशंस कैसी है जिस पर हमें लगाना है या फिर नहीं लगाना है। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. अब एक और आईपीओ आया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भैया विदाउट वेस्टिंग टाइम उसका एनालिसिस करें, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है और कितने लिस्टिंग इन हो सकते हैं ये भी देखते हैं, और हर बार की तरह जो कई बार मिस हो जाता है कि शॉर्ट टर्म रखना है लॉन्ग टर्म रखना है, दोनों डिस्कस करने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, जैसा कि मेरा तकिया कलाम है, अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, न्यू यूजर हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। वोडाफोन आइडिया के एनालिसिस डाले, अपकमिंग आईपीओ केआरएन के भी डाल दिया, ये भी देख लेना। मल्टीपल ब्रेकआउट स्टॉक डाला था। ये जो आईपीओ आने वाला है एचडीबी फाइनेंशियल का, दिसंबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, बट अगर आपको 2 एप्लीकेशन लगानी है कैसे, इसमें सब कुछ एक्सपेक्टेड है, और एनटीपीसी में भी सब कुछ बताया है, मनमा फाइनेंस भी डाल दिया, तो भाई बचा क्या। अच्छा, ये वीडियो बहुत अच्छा चला था, 2,19,000 व्यूज आ गए। आई एम लाइक व्हाट, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है यार। चलिए आईपीओ टेबल की बात करते हैं जरा। पहले मनबा फाइनेंस ये डाल दिया, ये अभी ओपन है, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद केआरएन डाल दिया, ओपन होने वाला है। अब आता है डिफ्यूजन, तो ये है 25 से 27 और ये है 26 से 30। अब क्वेश्चन ये है, क्या केआरएन का पैसा डिफ्यूजन के लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा? टाइम टेबल से देख लेते हैं और उसी हिसाब से पता चलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा। केआरएन, तो केआरएन ये बोलता है कि भैया मैं आपको अलॉटमेंट दूंगा 30 तारीख को, बट रिफंड्स और शेयर्स आएंगे 1 तारीख को। अब यहां पर कैच क्या आ रहा है, जिस टाइम पर अलॉटमेंट आती है 30 तारीख को, मतलब रात को आती है या मॉर्निंग के टाइम आती है, राइट, और उसी टाइम ये रिवोक कर देते हैं, या फिर आई शुड से कि पैसा अनब्लॉक कर देते हैं, तो काम बनेगा। मोस्टली यहां पर है 1 अक्टूबर, तो काम नहीं बनेगा। हम लोग इसको मान के चलेंगे जब अपने एनालिसिस आएंगे कि 95% पैसा ब्लॉक रहेगा, अवेलेबल नहीं होगा। उसी हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की बात आ जाएगी। डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूज करते हो भाई, जरा वो बताओ हमें। Founded in 1982, Diffusion Engineers Limited is active in the manufacture of welding, consumables, wear plates and parts and heavy machinery for core industries। ठीक है, तो मतलब जो मशीनरी वगैरह के पार्ट्स वगैरह बनते हैं, ये मशीनरी वगैरह नहीं बनाते, ये उसके पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, फिर भैया ले जाओ और खुद असेंबल वगैरह कर लो। फिर उसके बाद वेल्डिंग वगैरह में जो काम लगता है, राइट, टांका लगाना, ये वो एंड सो ऑन, तो उसके वियर प्लेट्स, ये वो पार्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। The company offers specialized repair and reconditioning services for heavy machinery and equipment। मतलब अगर आपकी मशीनरी वगैरह खराब हो गई, ये कहते हैं हम ले आएंगे। आपने वो मूवी देखी खट्टा मीठा, वही जॉनी लीवर वाला हिसाब है, अभी ठीक किए देता हूं। The company also trades in wear protection powders and welding, cutting and machines. At its production facility, the company offers the super conditioning process, a surface treatment for machine components that increases wear resistance, eliminates stresses and improves repairability, ultimately ये वो वगैरह वगैरह। तो ये बोलते हैं कि अगर आपकी मशीनरी है, आप उसे हमारे पास लाओ, हम उसमें थोड़े से 4 चांद वगैरह और लगा देंगे, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लाइक पेंटिंग कर दिया, डेंटिंग वगैरह कर दिया, राइट, जिसमें लिखा हुआ है इंक्रीजिंग वियर रेजिस्टेंस वगैरह। चलो अब आते हैं इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 नागपुर में है। नागपुर में जाइए, इनकी मशीनरी से मिलिए और थोड़े बहुत संतरे वगैरह भी खाइए। फिर उसके बाद यूनिट 4 है खापरी में, ठीक है, नागपुर ही लिख देते हैं, फिर उसके बाद यही लिख देते हैं 1 2 3 4 नागपुर में या महाराष्ट्र वगैरह में है, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग, ये वो। चलो ऑलराइट, 4 यूनिट्स में क्या क्या काम करते हो वो बताओ। यूनिट 1
welding electrodes for special purpose. Unit 2 flux cord wires, wear plates, wear parts through fabrication machining. Unit 3 coatings for abrasion and corrosion resistance हो गया. Unit 4 flux cord wires, ये वो वगैरह इन्होंने डाला है भैया. अभी अभी चालू करा है इसको, फाइनेंशियल ईयर 2024 से ही इस काम वगैरह पे लगाया है. ठीक है, ये अच्छी बात है कि इन्होंने काम वगैरह ना बांट रखा है. तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर. अपना आपस में दिमाग मत खराब करो, तुम अपना अपना काम करते रहो. एज ऑफ नाउ काफी अच्छा लग रहा है. कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह के नाम भी लिखते हैं क्योंकि मशीनरी वगैरह का काम है, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के नाम तो सामने आने ही थे, इन्होंने वो नहीं लिखे. चलिए नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं, हम जरा देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स वगैरह क्या बोलती है. तो ये बोलते हैं आईपीओ आएगा 26 तारीख को, 26 को रहेगा, 27 को रहेगा, 28 29 की छुट्टी हो जाएगी, फिर 30 तारीख को आएगा, फिर 1 तारीख को पता चलेगा कि किसका लकी ड्रॉ निकला नहीं निकला. 2 तारीख को गांधी जी आ जाएंगे भैया, 1 तारीख को ही लेके रख लेना, क्या शेयर्स की बात कर रहा हूं नालायक को. ठीक है, फिर उसके बाद 3 अक्टूबर को रिफंड्स और शेयर्स आएंगे, फिर उसके बाद 4 तारीख को लिस्टिंग डेट होने वाली है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है, प्राइस बैंड 159 टू 168. 168 का क्या हिसाब है, 170 डाल देते, 165 डाल देते. हमें अप्लाई करना है 168 पर. लास्ट टाइम एक वीडियो के नीचे किसी ने पूछा था क्या HNI में भी टिक करना पड़ता है. HNI में आपको मैनुअली प्राइस डालना पड़ेगा, वहां पे कट ऑफ का ऑप्शन कई ब्रोकर्स वगैरह नहीं देते हैं. स्पेशली मैंने जीरोधा में देखा है कि वो HNI में आपको बोलता है मैनुअली प्राइस डालो. अगर आपने 167.99 भी डाला तो भी एप्लीकेशन 110% रिजेक्ट होगी ही होगी. 168 मींस 168. चलिए लॉट साइज रखा 88 शेयर्स का, 88 का. कंपनी कहती है कि हमें ज्यादा नहीं, जहां पर लोग 6000 करोड़ मांग रहे हैं, 700 करोड़ मांग रहे हैं, 500 400 करोड़ मांग रहे हैं, मुझे सिर्फ 158 करोड़ 150 158 करोड़ चाहिए और मैं पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू लेकर जा रहा हूं. कोई भी एक पैसा अपने घर नहीं लेके जाऊंगा. बहुत ही अच्छी बात है, 4 चांद लग गए. क्यों? आप आईपीओ भरोगे, पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसको यूज करेगी. किसके लिए? देखेंगे जिसके कंपनी की सेल्स बढ़ेगी और आउटपुट बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, हो सकता है लोन वगैरह कम कर दे. ये नहीं कि अपने घर लेके जा रहे हैं, ये कह रहे भैया हम अपने घर कहीं और से लेके चले जाएंगे, सैलरीज वगैरह से ले जाएंगे, आप हमें आईपीओ भर दो, हमारा आईपीओ हिट वगैरह करवा दो. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. QIB आएगा 50% तक, फिर उसके बाद रिटेल 35, HNI 15. अप्लाई करेंगे तो इस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि इसका कोटा ज्यादा है. एक एक बंडल कितने का है चलिए देखते हैं. रिटेल में अगर अप्लाई करते हो एक लॉट के लिए तो वो पड़ेगा 14,784, राउंड ऑफ टू 14,800 रुपए का. 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो रिटेल में ही माना जाएगा और 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो. प्लस लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था कि नंबर 1 क्या HNI, ये SHNI, स्मॉल HNI, BHNI, बिग HNI, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो क्या ये HNI में भरने के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए? कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. कैटेगरी वाइज का फर्क है और कोई फर्क नहीं है. नंबर 2 कि क्या इनमें कोई लॉक इन है? रिटेल HNI वगैरह में नहीं है. QIB में लॉक इन होता है, म्यूचुअल फंड वालों के लिए लॉक इन होता है, राइट. HNI रिटेल इन सब के लिए कोई लॉक इन नहीं है. 10 बजे आईपीओ लिस्ट होगा, 10:01 पे जो मन करे सेल करो और बाय करो, पार्शियल बुक करो, कंप्लीट एग्जिट करो, आपकी चीजें कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है. 1 मिनट का भी लॉक इन नहीं है. नेक्स्ट पार्ट पर अभी है 93% इनके पास, बाद में पता नहीं कितनी होगी. पीरियड फाइनेंशियल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. फुल ईयर मेरे हिसाब से यार 1 क्वार्टर तो दे ही सकते थे. अगर सितंबर एंड नहीं हुआ, जुलाई तो कब का चला गया, जुलाई में फाइनेंशियल्स फाइल कर सकते थे. क्वार्टर रिजल्ट वाइज एसेट्स 190 करोड़ के एसेट थे, 230 करोड़ हो गए. एक अच्छा जंप आया, 275 करोड़ हो गए. 2 साल में 100 करोड़ के एसेट जोड़े. देखो एसेट जोड़ने के 2 तरीके हैं, बैलेंस शीट वाइज बताता हूं. जो कॉमर्स के लोग हैं उन्हें समझ आएगा, जो साइंस के कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाता हूं. अगर आपकी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज होनी चाहिए, ये बोलता है कि भैया एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी होनी चाहिए बैलेंस शीट की वजह से. अगर एसेट बढ़ रही है तो इधर लाइबिलिटी भी बढ़ेगी. अब क्वेश्चन ये लाइबिलिटी साइड किससे बढ़ रही है? क्या वो इक्विटी से बढ़ रही है, रिजर्व से बढ़ रही है या लोन से बढ़ रही है? अगर वो इक्विटी से बढ़ रही है समझ आता है, फंडिंग उठाइए, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो रिजर्व से बढ़ रही है तो यानी आपके प्रॉफिट से बढ़ रही है, अल्टीमेट है. बट अगर वो डेट से बढ़ रही है
तो थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। आप देखोगे कि अरे यार एसेट बढ़ गए, मजा आ गया, बट एसेट क्यों बढ़े? एसेट बढ़े लायबिलिटी की वजह से, तो ट्रबल आएगा। अगर आप किसी भी, मान लेते कोई भी लिस्टेड कंपनी है, उसके भी एनालिसिस करो, अरे एसेट्स बढ़ गए, क्यों बढ़े वो चेक कर लेना। सबसे ब्यूटीफुल कमेंट था अभी लास्ट 2-3 वीडियो पहले, किसी ने बोला था कि सर काश आप मेरे अकाउंट्स के टीचर होते। आई एम लाइक व्हाट। चलो, एसेट 100 करोड़ कैट करे, रेवेन्यू यानी सेल्स 209 करोड़ की सेल्स थी, 50 करोड़ बढ़ी, 258 करोड़ हो गई। और इस साल में कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ 25-30 करोड़ के आसपास ही सेल्स बढ़ी, 285 करोड़। बट प्रॉफिट कितना बढ़ा वो बताओ। 208 करोड़ की सेल पे 17 करोड़ का प्रॉफिट था, 8% पैसा घर लेके जाते हैं। 258 करोड़ पे भी 22 करोड़ था, यानी कि 8% ही प्रॉफिट मार्जिन है। ये जो पैट मार्जिन होता है ना, देखो रेवेन्यू करी, उसमें से एक्सपेंस माइनस हुए, इबिटा आया, इबिटा में से इंटरेस्ट माइनस हुआ, इस लोन पे जो आपको इंटरेस्ट भरना है, उस लोन पे के बाद भी आप टैक्स पे करने के बाद ये पैसा है जो घर लेकर गए हो, जो आपकी जेब में बचा है। अब ये आपको चाहो तो डिविडेंड में बांटो, वापस से यूज करो, यह पैसा आपका है। चलो, अब यहां पर 285 करोड़ की सेल्स पे 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया, तो मोटा मोटा मार्जिन हो गया आपका 11 से 10% के आसपास, राउंड ऑफ टू 10% के आसपास, 10-11% का मार्जिन हो गया। तो मार्जिन देख रहे हो, 8-8-10, हल्का सा मार्जिन बढ़ा, जो कि पॉजिटिव थिंग है। क्यों? क्योंकि अब ये बेस बन गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ना इनकी मशीनरी का, सर्विसेज वगैरह का, वो बेस बन गया, उससे कम पर नहीं बेचेंगे। आगे आने वाले क्वार्टर में पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। अगर किसी भी सेकेंडरी लिस्टेड कंपनी में, रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, किसी में भी देखो, मिड कैप स्मॉल कैप में जो अपने मार्जिन्स वगैरह बढ़ा रही है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव बात है। रिजर्व्स 117, 178, 163। अब पता चला कि भाई किस तरीके से रिजर्व्स बढ़े हैं। बोरोइंग्स 24 करोड़ थी, 48 हो गई, 48 से ड्रॉप हो गया 34 करोड़। रिजर्व्स के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, हार्डली 20% है। मेरे हिसाब से तो दे के खत्म करो, इनको भगाओ, यहां पर फालतू का पैसा जो खर्चा है वो यहां पर बच जाएगा, तो ये प्रॉफिट वगैरह बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मार्जिन बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। थोड़ा सा रेवेन्यू इस बार कांस्टेंट रहा, थोड़ा और बढ़ा सकते थे। इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी आया आपका 18, रिटर्न ऑन इक्विटी आया 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20, डेट टू इक्विटी 2 पॉइंट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, यानी 20, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.4, यानी कि लो है। पैट मार्जिन 10-11, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, काफी अच्छे रेशियोज है वैसे। फाइनल लास्ट, पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बताओ, हमें तो उससे मतलब है। जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस, ये तो सीधा हटा दिया करो। नंबर 1, फंडिंग केपेक्स रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट दिस एड्रेस, नागपुर वगैरह में, और प्रपोज्ड एक्सपेंशन है, इन्होंने डिस्कस करा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि भैया हम एक्सपेंशन करेंगे केपेक्स वगैरह में और बड़ा करेंगे उस प्लांट को। सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो ऑलरेडी है उसको बड़ा करेंगे और एक और लगाएंगे, ठीक है। और ये बाकी जो डेली की वर्किंग कैपिटल है, देखो जब भी कोई कंपनी केपेक्स वगैरह कर रही है, केपेक्स वगैरह कर रही है, वो बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है आपको इस पर्पस से समझाता हूं। सपोज करो कोई कंपनी केपेक्स कर रही है, तो आज उसका पैसा लगेगा, आज पैसा लगेगा। ऐसे समझते कोई होटल है, किसी बंदे ने ये होटल बनाना चालू करा, बचपन में जो हम बनाते थे ये, राइट, ऐसी कुछ एक ड्राइंग वगैरह बनाते थे, तो ये होटल क्या 2 दिन में तैयार हो जाएगा? 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल? नहीं, टाइम लगेगा, 4-5 साल लगेंगे इसको ऊपर तक बनने में, फिर इंटीरियर्स, पेंट वगैरह। तो होटल में एक बार बन गया, फिर डेली के छोटे मोटे खर्चे आएंगे, वर्किंग कैपिटल, सैलरीज वगैरह, बाकी चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी केपेक्स वगैरह कर रही है, आज खर्चा करेगी, पर ये आगे के 3-4 साल बाद जब फटना स्टार्ट होगा तब मजा आ जाएगा। किसी भी लिस्टेड कंपनी में भी यही देखा करो। नेक्स्ट पार्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन। नंबर 1 डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में मल्टीपल अकाउंट है, एक दो लॉट करेंगे। मम्मी के अकाउंट है, पापा के अकाउंट है, इसके अकाउंट है, ड्राइवर के, इसके, उसके, नौकर के, भाई के, फ्रेंड के, दोस्त के, किसी के भी अकाउंट से अप्लाई करो। जैसा मैं हर बार दिखाता हूं कि मैं 5, 6, 10, 12, 15 एप्लीकेशन डाल देता हूं, सबकी डाल देता हूं, सबको बोलता हूं भैया बिंदास डालो, बिंदास डालो, प्रॉफिट लॉस जो होगा बात की बात है, बट आपकी अलॉटमेंट की पर्ची निकल जाए तो भाई साहब मजा आ जाता है। उस दिन तो प्रसाद चढ़ाना बनता ही है। कोल्ड प्ले की टिकट
मिले ना मिले, पर यहां पर लिस्टिंग में अलॉटमेंट मिल जाए, जीवन सफल हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सिर्फ 158 करोड़ के आसपास का ही आईपीओ है, छोटा आईपीओ है, वुड बी एक्सपेक्टिंग समवॉट अराउंड 80 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि काफी अच्छा है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो समवॉट अराउंड 30 to 45% के आसपास लिस्टिंग गेन में एक्सपेक्ट करूंगा, राइट, विच इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग। 8-10 दिन के लिए पैसा ब्लॉक होगा। अब आते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म 30 to 45 है, लिस्टिंग पे मिले पार्शियल या फुल बुक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म वाले डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो, कंपनी केपेक्स में जा रही है, एक्सपेंशन में जा रही है, आगे जाकर 2-3 गुना भी प्राइस मिलेगा, बट 1-2 साल के अंदर, यानी कि प्रॉपर लॉन्ग टर्म। 6 महीने वाले, 4 महीने वाले वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है, स्विंग ट्रेड वाले हैं। लॉन्ग टर्म 1, 2, 4, 5 साल वाले हैं। ये थे यहां पर डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।